दुबई को अक्सर गगनचुंबी इमारतों, चमकती सड़कों और भविष्य जैसी तकनीक के शहर के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसी चमक के पीछे एक ऐसा दुबई भी छिपा है जहां पुराने मिट्टी के घरों की संकरी गलियां आज भी बीते समय की कहानी सुनाती हैं। रेगिस्तान के बीच से गुजरती आधुनिक मेट्रो शहर की रफ्तार बदल देती है। कहीं सदियों पुरानी व्यापारिक संस्कृति के निशान हैं, तो कहीं ऐसी विशाल संरचनाएं हैं जो इंजीनियरिंग की सीमाओं को चुनौती देती दिखाई देती हैं। और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वे वास्तव में दुबई में ही मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रहस्यमय सफर में। ये वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम दुबई की 10 और ऐसी जगहों की यात्रा पर निकलेंगे जहां इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और आधुनिक तकनीक सब एक ही शहर के अलग अलग चेहरे बनकर सामने आते हैं। नंबर 10। आज का दुबई ऊंची इमारतों और चमकती सड़कों के लिए जाना जाता है, लेकिन शहर के पुराने हिस्से में कदम रखते ही माहौल अचानक बदल जाता है। संकरी गलियां, मिट्टी के रंग की दीवारें और ऊपर उठे हुए पारंपरिक विंड टावर ऐसा एहसास कराते हैं जैसे आप आधुनिक दुबई से कई दशक पीछे चले गए हों। ये है अल फहीदी हिस्टोरिकल नेबरहुड। इस इलाके की अधिकांश ऐतिहासिक इमारतें 19वीं सदी के अंतिम दौर की हैं। उस समय दुबई आज जैसा महानगर नहीं था। यहाँ के जीवन और व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्र और दुबई क्रीक के आसपास केंद्रित था। इन पुराने घरों में स्थानीय व्यापारी और परिवार रहते थे और उनकी वास्तुकला उस समय के गर्म और शुष्क मौसम के अनुसार विकसित हुई थी। सबसे दिलचस्प चीज है इसके विंड टावर। ये केवल सजावट के लिए नहीं बनाए गए थे। ऊंची संरचना हवा को पकड़कर उसे नीचे रहने वाले हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करती थी, जिससे बिना आधुनिक एयर कंडीशनर के घरों के अंदर का वातावरण अपेक्षाकृत आरामदायक रखा जा सके। यानी आज की आधुनिक तकनीक आने से बहुत पहले यहाँ के लोग मौसम से निपटने के लिए वास्तुकला का इस्तेमाल कर रहे थे। इन संकरी गलियों के भीतर आज कई पुराने घर संग्रहालयों, सांस्कृतिक केंद्रों, कला दीर्घाओं और कैफे में बदल चुके हैं, लेकिन उनकी दीवारें और रास्ते अब भी उस पुराने शहर की बनावट को समझने का मौका देते हैं। अल फहीदी की खासियत यह है कि यहाँ दुबई की कहानी गगनचुंबी इमारतों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलियों और साधारण घरों से शुरू होती है। यही वो विरोधाभास है जो इस जगह को खास बनाता है। कुछ ही दूरी पर आधुनिक दुबई आसमान छूता दिखाई देता है, जबकि यहाँ खड़े होकर शहर का वो रूप नजर आता है जब उसकी पहचान ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि व्यापार, समुद्र, परिवार और रेगिस्तानी जीवन से बनती थी। और शायद इसी वजह से अल फहीदी सिर्फ पुराना इलाका नहीं है, ये आधुनिक दुबई के पीछे छूटे उस दौर की एक जीवित झलक है जिसे शहर ने अपनी तेज रफ्तार के बीच आज भी संभाल कर रखा है। नंबर 9। दुबई की एक ऐसी जगह है जहां आपको समुद्र देखने के लिए समुद्र के किनारे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक विशाल शॉपिंग मॉल के अंदर उतरते ही आपके सामने पानी की एक ऐसी दुनिया खुल जाती है जिसमें हजारों समुद्री जीव आपके चारों ओर तैरते दिखाई देते हैं। इसे दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू के नाम से जाना जाता है। यह आकर्षण दुबई मॉल के अंदर स्थित है और इसके विशाल एक्वेरियम में हजारों जलीय जीवों के साथ 140 से अधिक समुद्री प्रजातियां मौजूद हैं। यहाँ का लगभग 270 डिग्री का वॉक थ्रू टनल दर्शक को पानी के भीतर होने जैसा अनुभव देता है। ऊपर और दोनों तरफ से शार्क, रे और मछलियां गुजरती दिखाई देती हैं। इस जगह की खास बात सिर्फ इसका आकार नहीं, बल्कि इसका विरोधाभास है। बाहर दुबई की गर्म और शुष्क दुनिया है, जबकि उसी शहर की सबसे व्यस्त आधुनिक इमारतों में से एक के भीतर समुद्री जीवन की एक विशाल कृत्रिम दुनिया तैयार की गई है। यहाँ केवल मछलियां ही नहीं हैं। अंडर वाटर जू के हिस्से में विशाल मगरमच्छ, ऊद बिलाव और पेंगुइन जैसे जीव भी देखने को मिलते हैं। दुबई मॉल के अनुसार पूरे परिसर में 33,000 से अधिक जीवों को देखने का अवसर मिलता है। सबसे दिलचस्प अनुभवों में से एक है कांच की सुरंग से गुजरना। आपके पैरों के नीचे जमीन होती है, लेकिन चारों तरफ ऐसा दृश्य दिखाई देता है जैसे आप किसी गहरे समुद्र के भीतर चल रहे हों। यही तकनीक इस जगह को सामान्य एक्वेरियम से कहीं ज्यादा सिनेमाई अनुभव देती है। दुबई एक्वेरियम इस बात का भी उदाहरण है कि शहर ने केवल रेगिस्तान और आधुनिक वास्तुकला को अपनी पहचान नहीं बनाया, उसने समुद्री दुनिया को भी एक विशाल, नियंत्रित और बेहद आधुनिक वातावरण में लोगों के सामने ला दिया है। यानी एक तरफ दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक की भागदौड़ और दूसरी तरफ उसी शहर के बीचों बीच पानी के भीतर चलती एक बिल्कुल अलग दुनिया। यही विरोधाभास दुबई एक्वेरियम को इस सफर का एक अनोखा पड़ाव बनाता है। नंबर 8। दुबई के पुराने इलाके में एक ऐसी जगह है जहां सोना सिर्फ गहनों की दुकानों में रखा सामान नहीं लगता,
बल्कि पूरी गली की पहचान बन जाता है। चमकती दुकानों की कतारों में सोने के हार, कंगन, अंगूठियां और बड़े बड़े आभूषण एक साथ दिखाई देते हैं। ये है दुबई गोल्ड सूक। देरा इलाके में स्थित ये पारंपरिक बाजार दुबई के पुराने व्यापारिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज इसके आसपास आधुनिक इमारतें और व्यस्त सड़कें हैं, लेकिन सूक की गलियों में प्रवेश करते ही शहर का माहौल बदल जाता है। यहाँ व्यापार की वो परंपरा दिखाई देती है जिसने दुबई को एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बनाने में भूमिका निभाई। गोल्ड सूक की सबसे खास बात इसकी विविधता है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े आभूषण शोरूम तक यहाँ अलग अलग डिजाइन और शुद्धता के सोने के आभूषण मिलते हैं। दुबई की आधिकारिक पर्यटन जानकारी के अनुसार इस बाजार में 18, 21, 22 और 24 कैरेट सोने के आभूषण उपलब्ध होते हैं। लेकिन इस बाजार की असली दिलचस्पी सिर्फ सोने की चमक में नहीं है। यहाँ सोने की बिक्री संयुक्त अरब अमीरात के कड़े नियामक ढांचे के तहत होती है। दुकानों में कीमतें आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सोने की दर और निर्माण शुल्क जैसे घटकों से प्रभावित होती हैं। यानी बाहर से देखने पर यह बाजार जितना भव्य लगता है, उसके पीछे एक व्यवस्थित व्यापारिक व्यवस्था भी काम करती है। कभी कभी इंटरनेट पर गोल्ड सूक से जुड़े विशाल सोने के गहनों या दुनिया के सबसे बड़े सोने के आभूषणों के दावे भी दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड को अलग अलग परिस्थितियों के साथ देखना जरूरी है। हर बड़ा आभूषण अपने आप में कोई आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड नहीं बन जाता। गोल्ड सूक को समझने का एक और तरीका है, इसे दुबई के पुराने और नए रूप के बीच एक पुल की तरह देखना। कुछ ही दूरी पर गगनचुंबी इमारतें आधुनिक दुबई की पहचान दिखाती हैं, जबकि यहाँ की दुकानों और गलियों में व्यापार की वो पुरानी संस्कृति आज भी जीवित दिखाई देती है। यही वजह है कि दुबई गोल्ड सूक सिर्फ सोना खरीदने की जगह नहीं, बल्कि उस व्यापारिक इतिहास की झलक है जिसने इस शहर को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वाणिज्यिक केंद्रों में बदलने में मदद की। नंबर 7। दुबई की चमकदार आधुनिक इमारतों के बीच एक ऐसी संरचना है जिसकी खूबसूरती ऊंचाई या आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि उसकी वास्तुकला और बारीक सजावट से सामने आती है। सफेद पत्थरों से बनी जुमेरा मस्जिद दिन के उजाले में जितनी शांत दिखाई देती है, रात में रोशनी पड़ने पर उतनी ही अलग नजर आती है। जुमेरा इलाके में स्थित ये मस्जिद 1979 में खोली गई थी और इसका डिजाइन पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला से प्रभावित है। इसके दोनों ओर ऊंची मीनारें और बीच में बड़ा गुंबद है, जबकि बाहरी दीवारों पर ज्यामितीय और सजावटी पैटर्न दिखाई देते हैं। दुबई के आधिकारिक पर्यटन स्रोत इसे शहर की प्रमुख स्थापत्य पहचान में गिनते हैं। लेकिन जुमेरा मस्जिद की खासियत केवल इसका रूप नहीं है। दुबई की कई मस्जिदों के विपरीत इसे गैर मुस्लिम आगंतुकों के लिए भी निर्धारित कार्यक्रमों के दौरान देखने की अनुमति है। शेख मोहम्मद सेंटर फॉर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ आने वाले लोगों को इस्लाम, स्थानीय संस्कृति और अमीराती जीवन के बारे में जानकारी दी जाती है। मस्जिद के अंदर जाते समय आगंतुकों को पारंपरिक पहनावे और धार्मिक स्थान के सम्मान से जुड़े नियमों का पालन करना होता है। इस दौरान केवल इमारत देखने के बजाय यहाँ की धार्मिक परंपराओं और वास्तुकला को समझने पर भी जोर दिया जाता है। इमारत को करीब से देखने पर इसकी सजावट में दिखाई देने वाले पैटर्न और अनुपात विशेष रूप से ध्यान खींचते हैं। यहाँ कोई विशाल गगनचुंबी संरचना नहीं है, फिर भी इसकी पहचान दूर से ही बन जाती है। यही बताता है कि वास्तुकला में प्रभाव पैदा करने के लिए हमेशा ऊंचाई जरूरी नहीं होती। जुमेरा मस्जिद इसलिए दुबई के इस सफर में खास जगह रखती है क्योंकि ये शहर के उस चेहरे को सामने लाती है जो चमकदार मॉल और आधुनिक इमारतों से अलग है। एक ऐसा चेहरा जहां धर्म, संस्कृति, वास्तुकला और लोगों के बीच संवाद एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं। और जब रात में मस्जिद की सफेद दीवारों पर रोशनी पड़ती है, तो वही इमारत दुबई के आधुनिक क्षितिज के बीच एक शांत और अलग पहचान के साथ दिखाई देती है। नंबर 6। दुबई की पहचान बनने वाली गगनचुंबी इमारतों की कहानी में एक समय ऐसा भी था जब शहर का आधुनिक क्षितिज आज जितना विशाल नहीं था। उसी दौर में शेख जायद रोड पर 2 त्रिकोणीय इमारतें खड़ी हुईं और उन्होंने दुबई की बदलती तस्वीर को एक नया आकार दिया। ये हैं एमिरेट्स टावर्स। एमिरेट्स टावर्स वास्तव में 2 अलग अलग टावरों का परिसर है, एक ऑफिस टावर और दूसरा होटल टावर। दोनों को बीच के एक बड़े पोडियम से जोड़ा गया है जिसे आज द बुलेवार्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ दुकानें, रेस्तरां और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। इन दोनों टावरों का आकार भी इन्हें बाकी गगनचुंबी इमारतों से अलग बनाता है। सामने से देखने पर इनकी बाहरी आकृति लगभग समबाहु त्रिकोण जैसी दिखाई देती है। इस डिजाइन में पारंपरिक इस्लामी ज्यामितीय रूपों से प्रेरणा ली गई है, लेकिन उसे आधुनिक कांच और स्टील की वास्तुकला के साथ जोड़ा गया है। शेख जायद रोड पर इनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण है।
जिस सड़क पर आज एक के बाद एक विशाल गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती हैं, वहां एमिरेट्स टावर्स ने दुबई के आधुनिक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की पहचान मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इसके आसपास कई और प्रतिष्ठित इमारतें हैं, लेकिन इन दोनों टावरों की अलग आकृति उन्हें दूर से भी पहचानने योग्य बनाती है। इस जगह की दिलचस्पी सिर्फ ऊंचाई में नहीं, बल्कि दुबई के परिवर्तन की कहानी में है। कभी रेगिस्तानी व्यापार और समुद्री कारोबार के लिए जाना जाने वाला शहर कुछ ही दशकों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और आधुनिक वास्तुकला का केंद्र बन गया। एमिरेट्स टावर्स इसी बदलाव के शुरुआती प्रमुख प्रतीकों में से एक हैं। आज जब इनके आसपास और भी ऊंची तथा अधिक आधुनिक इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, तब भी ये दोनों टावर एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। शायद इसलिए क्योंकि इनकी कहानी सिर्फ दो गगनचुंबी इमारतों की नहीं, बल्कि उस दौर की है जब दुबई ने अपने पुराने क्षितिज को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया था। नंबर 5, समुद्र के किनारे खड़ी एक विशाल गोल संरचना, जिसकी ऊंचाई इतनी है कि उसके सामने खड़े होकर इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करता है। ये कोई साधारण झूला नहीं, बल्कि दुबई के आधुनिक इंजीनियरिंग और मनोरंजन की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। एन दुबई ब्लू वाटर्स आइलैंड पर बना ये विशाल ऑब्जर्वेशन व्हील लगभग 250 मीटर ऊंचा है। इसके निर्माण में करीब 11,200 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जो इसे केवल एक मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि एक बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना भी बनाता है। इसके पहिए में बड़े बड़े यात्री कैबिन लगाए गए हैं, जिनसे दुबई का समुद्र, तट और दूर तक फैला शहर दिखाई देता है। लेकिन इसकी सबसे असाधारण बात इसका आकार है। जब ये पूरी तरह दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के किनारे किसी विशाल मशीन का पहिया खड़ा कर दिया गया हो। एन दुबई को 21 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से खोला गया था। इसकी ऊंचाई ने इसे दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील बना दिया, जिसने लास वेगस के हाई रोलर को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इतनी बड़ी मशीन को बनाना अपने आप में एक चुनौती थी। इतने विशाल पहिए को स्थिर रखना, उसके घूमने के दौरान कंपन को नियंत्रित करना और यात्रियों को सुरक्षित रखना, इन सभी के लिए बेहद सटीक इंजीनियरिंग की जरूरत थी। इसके विशाल रिम को सहारा देने वाली संरचना और पहिए को घुमाने वाली प्रणालियां इस परियोजना की जटिलता को दिखाती हैं। कुछ समय के लिए तकनीकी और रखरखाव से जुड़े कारणों के चलते एन दुबई का संचालन भी रुका रहा। बाद में इसे दोबारा आगंतुकों के लिए खोला गया। ये बात भी दिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी संरचना बनाना एक उपलब्धि जरूर है, लेकिन उसे लंबे समय तक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से चलाते रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। आज एन दुबई समुद्र के किनारे सिर्फ एक मनोरंजन स्थल नहीं है, ये उस शहर की सोच का प्रतीक है जिसने पहले से मौजूद रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। एक विशाल पहिया, समुद्र के किनारे खड़ा एक पूरा शहर और उसके ऊपर से दिखाई देता दुबई का बदलता क्षितिज। एन दुबई आधुनिक दुबई की उस महत्वाकांक्षा को सामने लाता है जहां आकार भी एक अनुभव बन जाता है। नंबर 4, दुबई में ऐसी इमारतें कम नहीं हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वे किसी भविष्य की दुनिया से निकली हों। लेकिन पाम जुमेरा के किनारे खड़ी एक विशाल संरचना अपने अजीब आकार और डिजाइन के कारण बाकी इमारतों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। ये है अटलांटिस द रॉयल। लगभग 178 मीटर ऊंची और 500 मीटर लंबी ये विशाल संरचना पारंपरिक होटल टावर जैसी नहीं है। इसे 6 अलग अलग टावरों को एक साथ जोड़कर बनाया गया है, जो दूर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे विशाल ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया हो। इनके बीच एक बड़ा स्काई ब्रिज भी मौजूद है। इसका निर्माण केवल बाहर से अजीब दिखने के लिए नहीं किया गया था। डिजाइन का एक बड़ा विचार ये था कि इमारत के अलग अलग हिस्सों के बीच खुले स्थान रहें, जहां से हवा, रोशनी और समुद्र के दृश्य अंदर तक पहुंच सकें। इसकी घुमावदार बाहरी सतह को हजारों अलग अलग GFRC पैनलों से तैयार किया गया है, जिन्हें बेहद सटीक तरीके से लगाया गया। अंदर की दुनिया भी कम असाधारण नहीं है। यहाँ 795 कमरे, स्वीट और पेंट हाउस हैं। कई स्वीट्स में निजी इन्फिनिटी पूल हैं, जबकि ऊंचाई पर बने पूल से नीचे पाम जुमेरा और अरब सागर का दृश्य दिखाई देता है। लेकिन शायद इसकी सबसे अनोखी विशेषता पानी और आग को एक साथ इस्तेमाल करने वाली इसकी डिजाइन है। परिसर में कई जल संरचनाएं और फव्वारे हैं, जिनमें स्काई ब्लेज नाम का ऐसा प्रदर्शन भी शामिल है जहां पानी और आग को एक ही दृश्य में जोड़ा गया है। इसके अलावा यहां हजारों मून जेलीफिश वाला एक विशाल एक्वेरियम भी मौजूद है। अटलांटिस द रॉयल को देखकर यह समझ आता है कि दुबई में आधुनिक वास्तुकला सिर्फ ऊंचाई की प्रतियोगिता नहीं रह गई है। यहां इमारत को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि उसका आकार, रोशनी, पानी, हवा और आसपास का समुद्र
सब मिलकर एक पूरा अनुभव बन जाए। और यही वजह है कि पाम जुमेरा के किनारे खड़ी ये विशाल संरचना सिर्फ एक आलीशान रिजॉर्ट नहीं लगती, बल्कि दुबई की उस वास्तुशिल्प सोच का उदाहरण बन जाती है जहां इमारत खुद एक दृश्य और अनुभव में बदल जाती है। नंबर 3, आज जिस दुबई को हम गगनचुंबी इमारतों और आधुनिक सड़कों के लिए जानते हैं, उसकी कहानी दरअसल एक जलधारा के किनारे से शुरू हुई थी। शहर के बीच से गुजरने वाला दुबई क्रीक सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, बल्कि उस पुराने दुबई की धड़कन है जिसने आगे चलकर इस शहर को व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने में मदद की। ये प्राकृतिक खारे पानी की जलधारा लगभग 15 किलोमीटर लंबी है और दुबई को 2 ऐतिहासिक हिस्सों बुर्द दुबई और दीरा में बांटती है। सदियों से यहाँ मछली पकड़ने, मोती निकालने और समुद्री व्यापार से जुड़ी गतिविधियां होती रही हैं। प्राकृतिक बंदरगाह जैसी इसकी स्थिति ने छोटे से व्यापारिक समुदाय को बाहर की दुनिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 20वीं सदी में दुबई क्रीक के आसपास व्यापार तेजी से बढ़ा। पुराने लकड़ी के धो जहाज आज भी इसके किनारों पर दिखाई देते हैं, जबकि छोटी अबरा नावें लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाती हैं। कभी यही जलमार्ग रोजमर्रा के जीवन और व्यापार का प्रमुख हिस्सा था। आज भी पारंपरिक अबरा इस पुराने परिवहन इतिहास को जीवित रखे हुए हैं। दुबई के विकास में क्रीक को गहरा करने का काम भी महत्वपूर्ण रहा। 1959 में क्रीक की ड्रेजिंग की गई, जिससे बड़े जहाज़ों के लिए इसका उपयोग आसान हुआ और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। आगे चलकर बंदरगाह और परिवहन सुविधाओं के विकास ने इसी समुद्री व्यापार को आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। आज इसके एक तरफ पुराने बाजार और पारंपरिक इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक दुबई की ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। कुछ ही मिनटों की नाव यात्रा में आपको ऐसा लगता है जैसे शहर के 2 अलग-अलग युग एक दूसरे के सामने खड़े हों। और यही दुबई क्रीक की असली कहानी है। ये केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि उस रास्ते की निशानी है जहां से दुबई का पुराना व्यापारिक जीवन शुरू हुआ और जिसके आसपास से आधुनिक शहर ने आकार लेना शुरू किया। नंबर 2, रेगिस्तान के बीच बसे शहर की पहचान कभी ऊंटों और समुद्री व्यापार से हुआ करती थी, लेकिन कुछ ही दशकों में दुबई ने ऐसा परिवहन तंत्र खड़ा कर दिया जिसमें ट्रेनें बिना ड्राइवर के चलती हैं और शहर के बड़े हिस्से को जमीन के ऊपर और नीचे से जोड़ती हैं। दुबई मेट्रो। दुबई मेट्रो का पहला संचालन 9 सितंबर 2009 को रेड लाइन के साथ शुरू हुआ। इसके ठीक 2 साल बाद 9 सितंबर 2011 को ग्रीन लाइन भी शुरू की गई। शुरुआत में रेड लाइन 52 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें ऊंचे ट्रैक के साथ कुछ भूमिगत स्टेशन भी शामिल थे। इस मेट्रो की सबसे असाधारण बात यह है कि पूरी ट्रेन को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। ये एक स्वचालित ड्राइवरलेस सिस्टम है जिसे नियंत्रण केंद्रों से मॉनिटर किया जाता है। इसी वजह से दुबई मेट्रो ने लंबे समय तक दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के रूप में पहचान बनाए रखी है। लेकिन जमीन के ऊपर दिखाई देने वाली ट्रेन ही इसकी पूरी कहानी नहीं है। रेड और ग्रीन लाइनों के कुछ हिस्से भूमिगत सुरंगों से गुजरते हैं, जबकि अधिकांश मार्ग ऊंचे ट्रैक पर बनाए गए हैं। ग्रीन लाइन विशेष रूप से पुराने दुबई, दीरा और दुबई क्रीक के आसपास के इलाकों को जोड़ती है। इसके निर्माण में भूमिगत सुरंगों के लिए विशाल टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 2007 में यूनियन स्टेशन से दुबई क्रीक की दिशा में सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ था। यानी जिस शहर के नीचे कभी सिर्फ रेगिस्तानी जमीन थी, उसी के नीचे आधुनिक रेल नेटवर्क तैयार किया गया। आज दुबई मेट्रो सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है, ये उस बदलाव का प्रतीक है जिसमें दुबई ने तेजी से बढ़ती आबादी, पर्यटन और व्यापार को संभालने के लिए अपनी पूरी शहरी संरचना को आधुनिक तकनीक के साथ बदल दिया। और शायद यही इसे इस सफर का सबसे दिलचस्प पहलू बनाता है। रेगिस्तान के जिस शहर ने कभी समुद्री रास्तों और ऊंटों के सहारे व्यापार किया था, वही आज बिना ड्राइवर वाली ट्रेनों को जमीन के ऊपर और नीचे दौड़ा रहा है। नंबर 1, दुबई में एक ऐसी जगह है जहां कुछ घंटों के लिए ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपने शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पार कर ली हो। एक ही परिसर में अलग अलग देशों की वास्तुकला, खानपान, हस्तशिल्प, संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शन एक साथ दिखाई देते हैं। ये है ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज कोई स्थायी शहर नहीं बल्कि मौसमी सांस्कृतिक और मनोरंजन स्थल है जो सामान्यतः अक्टूबर से मई तक संचालित होता है। इसके अलग अलग पवेलियन और क्षेत्र दुनिया के विभिन्न हिस्सों की संस्कृतियों और व्यापारिक परंपराओं को एक ही जगह पर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ केवल इमारतों की प्रतिकृतियां देखने को नहीं मिलती, अलग अलग देशों और क्षेत्रों से जुड़े बाजारों में पारंपरिक सामान, कपड़े, हस्तशिल्प और भोजन मिलते हैं। उदाहरण के लिए एशिया बुलेवार्ड में 13 एशियाई देशों की संस्कृतियों
और व्यंजनों से जुड़े अनुभव प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि इंडियन चाट बाजार में भारत के अलग अलग हिस्सों के लोकप्रिय स्ट्रीट फूड मिलते हैं। लेकिन ग्लोबल विलेज का पैमाना सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टेज शो, स्ट्रीट परफॉर्मेंस, मनोरंजन क्षेत्र और कार्निवल जैसे राइड्स वाले हिस्से भी हैं। यानी एक ही जगह पर आपको बाजार, सांस्कृतिक प्रदर्शनी और मनोरंजन पार्क तीनों का मिश्रण मिलता है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसके दर्शकों की संख्या से भी लगाया जा सकता है। सीजन 29 में 1.05 करोड़ से अधिक लोगों ने ग्लोबल विलेज का दौरा किया था, जो उस समय इसका नया रिकॉर्ड था। इसके बाद सीजन 30 को इसके 30 साल पूरे होने के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में आयोजित किया गया। शायद ग्लोबल विलेज को इस सफर का नंबर 1 इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ दुबई की एक अलग ही पहचान दिखाई देती है। ये जगह किसी एक देश की संस्कृति को दिखाने के बजाय दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों को एक ही स्थान पर आमने सामने लाती है, और यही इसकी सबसे अनोखी बात है। रेगिस्तान के बीच बसा दुबई कुछ समय के लिए ऐसा स्थान बना देता है जहां दुनिया के अलग अलग कोनों की झलक एक ही सफर में देखी जा सकती है। अब आप बताइए, दुबई की इन 10 अलग अलग जगहों में से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी लगी? आपके लिए इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमय, अद्भुत या यादगार रही? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि दुबई की इन जगहों में से किसी एक के पीछे छिपी कहानी पर अलग से वीडियो बनना चाहिए, तो उसका नाम भी कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।